बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, चैप्टर नंबर 14, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब बेसिकली हुआ क्या कि जो चैप्टर नंबर 13 था ना, उसमें हम लोगों ने की एस्टिमेशन। अब जिन जिन चीजों की हमने एस्टिमेशन की है ना, उनकी टेस्टिंग करनी है कि वो जो हमारा एक एस्टिमेटेड रिजल्ट था, क्या वो ठीक है या गलत है, क्या हम उसको एक्सेप्ट करें या हम उसको रिजेक्ट करें। अब इस चैप्टर में सिर्फ वही चीज है कि जिन चीजों की आप मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने आपको एक पेपर दिया, एक टेस्ट दिया, आपने वो सॉल्व करके मुझे दे दिया। अब सॉल्व करके देना ये आपकी एस्टिमेटेड एस्टिमेशन थी कि अब आपको नहीं पता ठीक है गलत है। अब मैंने उसको चेक करना है और फिर मैंने आपको रिजल्ट कंक्लूजन बताना है कि आपका पेपर ठीक है या आपका पेपर क्वेश्चन गलत है। उसके बाद ये टेस्टिंग बिल्कुल वैसा ही है। हाइपोथेसिस मतलब एक अंदाजा, एक मफरूजा। तो एस्टिमेशन एक किस्म का अंदाजा ही तो था, एक हमारा मतलब हाइपोथेसिस एक मफरूजा ही तो था। उसको टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो हाइपोथेसिस ठीक होगा या वो हाइपोथेसिस गलत होगा। ये दो ही सिचुएशन हमारे पास हो सकती हैं। अब बेसिकली मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि अगर चैप्टर 13 समझ आ गया है ना, तो 14 जरा भी मसला नहीं है। क्यों? हमने पहली एस्टिमेशन किस चीज की थी? एस्टिमेशन अबाउट पॉपुलेशन मीन। तो पहली टेस्टिंग भी उसी की हो जानी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन। अच्छा, दूसरी एस्टिमेशन हमने किसकी की? एस्टिमेशन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। उसी की टेस्टिंग हो जानी है। तो अब उसका नाम आ जाएगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। थर्ड एस्टिमेशन किसकी हुई थी? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो उसी की टेस्टिंग हो जानी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। फोर्थ एस्टिमेशन किसकी हुई? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तब उसी की टेस्टिंग हो जानी है। तो सेम वही काम। तो इसके लिए ना हमारे पास कुछ स्टेप्स वगैरह हैं इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को करने के लिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं ना, तमाम क्वेश्चंस के लिए वो हमारे पास ना सेम सेम है। मतलब हम लोगों ने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि एस्टिमेशन है या टेस्टिंग है। आप बताओ कि जब मैं एस्टिमेट करने लगूंगा, तो क्या मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा? क्वेश्चन दूंगा सिर्फ, तो सोल्यूशन तो आपने देना है। तो मतलब जिस चीज की टेस्टिंग करनी है, पहले उसका, अब मैंने अगर टेस्टिंग करनी है तो मेरे पास सोल्यूशन होगा तो मैं टेस्टिंग करूंगा। बताने का मकसद क्या? एस्टिमेशन के अंदर जाकर अगर हम लोग, अगर मैंने करनी है टेस्टिंग और टेस्टिंग करनी है मैंने अबाउट पॉपुलेशन मीन, तो लानी बात है मेरे पास पॉपुलेशन मीन होगा तभी तो मैं टेस्टिंग कर पाऊंगा। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जिसकी टेस्टिंग करनी है उसके बारे में बताया जाएगा। तो मुझे बताओ, जब मैंने एस्टिमेशन करवाई थी तो क्या मैंने आपको पॉपुलेशन मीन बताया था? वो तो मैंने आपसे पूछा था कि, अब इस बात का आपने ख्याल रखना है, दोनों में फर्क ये है कि एस्टिमेशन में पॉपुलेशन मीन आपने कैलकुलेट करना है, जबकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अब मैं आपको पॉपुलेशन मीन भी दूंगा, मैं आपको सैंपल मीन भी दूंगा। आपने सिर्फ चेक करके बताना है कि ये ठीक है या गलत, मतलब मैं इसको एक्सेप्ट करूं या मैं इसको रिजेक्ट करूं। ये है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना है, और वो स्टेप्स तमाम क्वेश्चंस के लिए कॉमन है। मतलब हर क्वेश्चन जब भी टेस्टिंग हाइपोथेसिस आएगी, आपने ये वाला काम हर हाल में करना होगा और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ऐसे लगेगा जैसे कि थोड़ा ज्यादा वर्किंग है, लेकिन बजाहिर ऐसी है नहीं। जैसे ही आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन से ऑनवर्ड चलेंगे ना, ये सारा काम बड़ा समराइज हो जाएगा कि इस चीज को हमने इस तरह से जाके सॉल्व करना है। ऑल राइट। तो इस वजह से अच्छे तरीके से आपने स्टार्ट में कॉन्सेप्ट को समझना। तब जब भी आप लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखनी है,
सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो, वहां से पता चलेगा कि मुझे जाना कौन से चैप्टर में है। अब देखो, अभी तो शायद आपको पता चल जाएगा हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो लाजिम बात है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उन्हीं के आएंगे। लेकिन हमने ये नहीं सीखना, हमने क्या देखना है कि अगर एग्जाम में मेरे पास ये क्वेश्चंस आ जाएं तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में ऐसी कोई बात आ जाए, इज देयर एनी एविडेंस, या आप लोगों के पास आ जाए शुड वी कंक्लूड दैट, अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही, टेस्ट द हाइपोथेसिस, यहां से तो हमें खुद पता चल गया कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है। अब यहां पर देखें, इज देयर एविडेंस, यहां हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये भी हाइपोथेसिस क्वेश्चन से हमें पता चल गया, यहां पर भी टेस्ट द हाइपोथेसिस। फिर कैन इट बी अज्यूम्ड, ये क्लू वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। तो क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ाना तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस चैप्टर नंबर 14 के ऊपर हम लोग मौजूद है। ये क्वेश्चन में क्लू वर्ड्स हमें बताएंगे। फिर जैसे ही आप लोग आओगे तो आपका जो सबसे पहला काम होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, वो हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहला काम क्या है? हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आपने हाइपोथेसिस ठीक से ना बनाया तो मतलब आगे आपका क्वेश्चन गलत, आपका कंक्लूजन ठीक नहीं आने वाला। अक्सर ऐसा होता है कि स्टेटमेंट देने के बाद एमसीक्यू पेपर है तो सिर्फ हाइपोथेसिस पूछ लेता है कि इस स्टेटमेंट के हाइपोथेसिस क्या होंगे। मतलब ऐसा भी है कि आपसे हर एक स्टेप अलग अलग पूछ ले, आपसे फुल क्वेश्चन सॉल्व भी ना करवाए। तो बस जरूरी नहीं कि फुल क्वेश्चन ही हर टाइम पे सॉल्व कराए, कभी नहीं भी करवाता। वो उसका कोई एक पार्ट आपसे पूछ लेता है कि भाई इसके हाइपोथेसिस क्या बनेंगे। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने जाएं तो या दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो वो ठीक है या वो गलत है। ऑलराइट है, या तो उसके बारे में अच्छा कंसीडर करोगे या बुरा कंसीडर करोगे। तो हमारे पास हाइपोथेसिस भी ना दो तरह के हैं। एक कहलाता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, और दूसरा कहलाता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि या तो ये होगा, ये प्रोसेस होगा, ये इवेंट अकर होगा, या नहीं होगा, मतलब उसका ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। ऑलराइट, तो नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हम लोगों ने जो डिसीजन मेकिंग करनी है ना, हमेशा याद रखना वो हमेशा नल हाइपोथेसिस की करनी है। हम नल हाइपोथेसिस के बारे में बताएंगे कि इज इट एक्सेप्टेड और रिजेक्ट। हम ऑल्टरनेटिव के बारे में डिसीजन नहीं बताएंगे। हम किसके बारे में डिसीजन देंगे? हमेशा नल हाइपोथेसिस के। इवन के अगर मैं आपसे बेसिकली ये कहूं कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, इसका ऑल्टरनेटिव मीनिंग क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। लेकिन मैंने एमसीक्यूज में कभी ये नहीं कहना कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, मैं नल के बारे में कहूंगा। अच्छा, इसी तरह नल इज रिजेक्टेड, इसका ऑल्टरनेटिव मीनिंग क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। लेकिन अगर एमसीक्यूज में है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, मैं उसको टिक नहीं करूंगा, क्योंकि डिसीजन हमेशा नल हाइपोथेसिस के बारे में देना है। ओके, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि किसी ने मुझसे पूछा भाई मिस्टर ए इज अ गुड बॉय, मैंने उसे कहा ए के बारे में नहीं बताया, मैंने कहा मिस्टर बी इज अ गुड बॉय, मिस्टर बी इज नॉट अ गुड बॉय। वो कहता है भाई मैंने ए के बारे में पूछा है, तुम मुझे बी का बताए जा रहे हो। तो उन्होंने ना नल के बारे में पूछा है कि हम इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, हम ऑल्टरनेटिव के बारे में कैसे बताएं। ओके, हाँ ये अलग बात है कि ऑल्टरनेटिव ने हमारी हेल्प करनी है। मतलब अगर आपने देखना है ना कि मिस्टर ए इज अ गुड बॉय और नॉट, आप उसमें अच्छाइयां ना देखो, आप ये देखो उसमें बुराइयां क्या है। इन केस अगर आपको मिस्टर ए में किसी किस्म की कोई बुराई नजर नहीं आई, इट मीन्स दैट ही इज अ गुड बॉय। क्या ख्याल है? अच्छाइयां ना गिनने बैठ जाओ उसकी कि उसमें अच्छाइयां कौन, हालांकि हमने यही बताना है कि वो गुड बॉय है या नहीं है।
लेकिन मैं ये नहीं देख रहा कि इसमें अच्छाइयां कौन कौन सी हैं। मैं क्या देखूंगा, इसमें बुराइयां कौन कौन सी हैं। और जब मुझे किसी किस्म की कोई बुराई नजर नहीं आएगी तो मैं कह दूंगा ही इज अ गुड बॉय। और अगर कोई बुराई नजर आ गई मैं कह दूंगा ही इज नॉट अ गुड बॉय। ये मेरा कंक्लूजन है। मेरी बात शायद आपको समझ आ गई। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल यही है। अब बेसिकली मैंने उसकी अच्छाई देखनी थी, लेकिन मैंने अच्छाई देखी नहीं है, मैं उसकी बुराई की तरफ चला गया। और कंक्लूजन अच्छाई के बारे में ही दिया है कि वो अच्छा है या नहीं है। बात समझ आई। नल हाइपोथेसिस को हम लोग डिनोट करते हैं एच नॉड के साथ। ओ जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ा जाता है नॉड, NOD। एच नॉड के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले आपने हमेशा नल हाइपोथेसिस लिखना है। आपने सीक्वेंस को चेंज नहीं करना। जब वो आपको कुछ भी बता सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आपने सबसे पहले अपने पास नल हाइपोथेसिस लिखना है। फिर उसको बेस बनाकर आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना है। इसको डिनोट करेंगे एच नॉट के साथ। इज अ हाइपोथेसिस दैट इज टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू। हमारी अजम्पशन ये होगी कि ये जो नल हाइपोथेसिस है ये ठीक है, लेकिन हम उसको ट्रू करने, एक्सेप्ट करने के लिए टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम उसको रिजेक्ट करने की टेस्टिंग करेंगे। मतलब मुझसे किसी ने पूछा ना कि मिस्टर ए इज अ गुड बॉय, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि यार मैं किसी तरह से जब बताऊं कि ही इज नॉट अ गुड बॉय, इसलिए मैं उसकी बुराइयों की तरफ चल पड़ा। तो वो यही कह रहे हैं कि अजम्पशन यही हो कि ये ट्रू है हाइपोथेसिस, ये बात जो कही गई है ये बात सच है, लेकिन आपने इसकी पॉसिबल रिजेक्शन को जाके चेक करना है। फिर ऑन द अदर हैंड, मतलब इसके बरक्स, हमारे पास मौजूद होगा नल हाइपोथेसिस के अपोजिट H1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसे H1 से डिनोट करो, या फिर इसको डिनोट किया जाता है HA के साथ। नल को डिनोट करेंगे H नॉट, ओ ना पढ़ना है इसको, H नॉट, नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव को डिनोट करेंगे HA। इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इट इज रिजेक्टेड व्हेन H नॉट इज, लाजमी बात है, जब एच नॉट को एक्सेप्ट किया तो बेसिकली हमने इसको, और जब एच नॉट को रिजेक्ट किया तो बेसिकली इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है कि भाई बनाना कैसे है इसको, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस होता है। हमेशा याद रखना ये रूल है कि इक्विलिटी का साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस के साथ आता है। इक्विलिटी का साइन हमेशा नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव इक्विलिटी के साथ नहीं आएगा, वो इनइक्विलिटीज के साथ चलता है। अब इक्विलिटी में कौन कौन से साइन शामिल है, खुद इज इक्वल टू ये शामिल है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तीनों साइन यूज होंगे नल हाइपोथेसिस के साथ। तो इनके जो उलट हैं वो ऑल्टरनेटिव के साथ यूज हो जाएंगे। अगर मेरा नल हाइपोथेसिस बन रहा है इज इक्वल टू के साथ, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा, इज नॉट इक्वल टू। मेरी बात समझ आई है। भाई मैंने कहा कि मेरी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 60 हैं, मैं इक्वलिटी के साथ चला गया, तो मतलब 60 ना हुए तो मैं गलत हूं, 60 से कम हो गए तब भी मैं गलत हूं, 60 से ज्यादा हो गए तब भी मैं गलत हूं। तो इस वजह से अगर इक्वल नहीं होंगे तो मैं गलत हो जाऊंगा, और अगर इक्वल हुए तो मैंने ठीक हो जाना है। मेरी बात समझ आई है आपको। तो इक्वल टू अगर नल हाइपोथेसिस इक्वलिटी के साथ है तो ऑल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू के साथ होगा। अब कभी कभी ऐसा होगा, मैं आपसे कहूंगा कि भाई मेरी क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स एट लीस्ट 60 हैं। अब जब मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट 60 है, तो बेसिकली मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 60 या उससे ज्यादा हैं। अब देखो भाई 70 आ गए, अब जो गलत करोगे, 80 आ गए, अब जो गलत करोगे, मैंने तो कहा था एटलीस्ट 60 है, लेकिन अगर 50 आ गए आपने गलत कर देना है। तो आप मुझे रिजेक्ट किस टाइम पे करोगे, जब 60 से कम होंगे। तो ऑल्टरनेटिव इसका बन जाएगा लेस देन। अब देखो लेस देन के साथ इक्वलिटी नहीं है। मेरी बात समझ आई है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि भाई एट मोस्ट 60, मतलब कि अगर 60 से ज्यादा चले गए तो मुझे गलत कहते हैं, लेकिन अगर 60 से कम रहे
जितने भी मर्जी काम हो मैं गलत नहीं हो सकता, मैंने पूरी एक साइड को कवर कर लिया है। तो ये अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ आ जाए तो ऑल्टरनेटिव ग्रेटर देन के साथ चला जाएगा। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट गिवन होता है, कभी तो हाइपोथेसिस खुद बना के दे देता है, या कभी कोई एक हाइपोथेसिस दे देता है, उसको बेस बना के दूसरा हम लोग खुद बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको बता देता है कि पॉपुलेशन मीन इज मोर देन दिस, इज एट लीस्ट दिस, इज एट मोस्ट दिस, इज लेस देन दिस। तो वहां से हमें पता चलता है कि भाई इसके लिए साइन कौन सा यूज करेंगे। अब जैसे वो कहेगा ना कि एट मोस्ट दिस, एट मोस्ट दिस, तो इसके लिए साइन कौन सा यूज होता है? लेस देन इक्वल टू। क्या साइन यूज होता है? तो लेस देन इक्वल टू किसके साथ यूज होगा? नल। नल के साथ जाके यूज कर लो। इसका ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ लिख लो। इसी तरह अगर वो कह दे कि लेस देन दिस, अब उसने इक्वलिटी नहीं यूज की। अब लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको पता चलना है। किस तरह? अभी पहले जरा इसके ऊपर फोकस करते हैं। हाइपोथेसिस के बनाने की इंफॉर्मेशन हम मोस्टली केसेस में क्वेश्चन के लास्ट में होती है, जहां पर वो कहता है ना कैन इट बी अज्यूम्ड दैट, या इज देयर एनी एविडेंस, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाने की इंफॉर्मेशन है कि आपने हाइपोथेसिस बनाना कुछ इस तरह से है। तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 को जाकर देखें तो हमें यहां से पता चलेगा कि हमने हाइपोथेसिस बनाने कैसे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, is there any evidence that their mean score is different from the mean expected of all applicants? अब मीन उसने ऊपर वगैरह बता दिए, लेकिन जहां से ये पता चला है कि मैं जो टेस्टिंग करने जा रहा हूं ना वो मीन के बारे में कर रहा हूं। और मीन के लिए उसने क्या कहा है? वो बेसिकली ये कह रहा है कि क्या सैंपल के मीन और पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस है। जब भी बात करेगा ना डिफरेंट, तो हमेशा इसके साथ जो हमारे पास हाइपोथेसिस बनेगा ना वो इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू के साथ। देखो भाई डिफरेंट कब होगा? जब इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही है ना? डिफरेंट कब होगा? जब इक्वल नहीं होगा। इक्वल हो गया तो डिफरेंट तो नहीं बनता, फिर तो सेम सेम आ जाएगा। ऐसे ही है ना? अब देखो, आपने क्या करना है, डिफरेंट के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? इज नॉट इक्वल टू। और ये साइन किसके साथ यूज होता है? ये वाला साइन किसके साथ यूज होता है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ। तो नल हाइपोथेसिस का साइन कौन सा बनेगा? यही चीज थी जो आप लोगों ने पहचाननी है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, हम किसको टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं? मीन को। मीन को, मीन की टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो मीन की टेस्टिंग के लिए अगर हम जा रहे हैं तो मीन को डिनोट किससे करेंगे? जिसको एस्टिमेट किया है उसी की टेस्टिंग करोगे ना। तो एस्टिमेट भी तो पॉपुलेशन मीन को किया था, उसी की टेस्टिंग करोगे। तो आप लोग बता रहे हो कि म्यू क्या इज इक्वल टू है या इज किसके? अब ये क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, यहां पर वो बता रहा है नो टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ, तो ये मीन ऑफ 500 तो पूरी पॉपुलेशन की उसने बात कर दी है, जबकि ये भी आपके पास मीन ही है। लेकिन ये जो मीन आप लोगों के पास है ये तो एक्स बार है, जबकि मुझे क्या चाहिए? म्यू। तो ये देखो ये म्यू आ गया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपके मीन की वैल्यू 500 के इक्वल है या 500 के इक्वल। बात क्लियर हो गई? हाइपोथेसिस बना लेंगे। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 के हाइपोथेसिस देखते हैं। अब यहां पे देखो, शुड वी कंक्लूड दैट IQ of the high school student in the city are, अब डिफरेंट की बात नहीं की, अब हायर देन 100। अच्छा हायर देन 100 को किस तरह से डिनोट करोगे? हायर देन 100 को किस तरह से डिनोट करोगे?
तो ये साइन किसके साथ यूज होगा? तो अब हाइपोथेसिस क्या बनेंगे? एच नॉट, एच ए, म्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, म्यू के लिए भाई देखो इसका ऑल्टरनेटिव साइन कौन सा आएगा? और ये बात समझ आ गई? सबको क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो उसने आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस खुद बता दिया, और वो क्या है? ओके। अच्छा भाई जब उसने ये यूज कर लिया है ना, तो अगर मुझे बनाना होता ना इसका नल हाइपोथेसिस, तो मैं इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनाता? म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 22.2। लेकिन उसने क्या बताया है? इस बात से कंफ्यूज ना हो कि उसने इक्वल टू का साइन क्यों यूज कर दिया है। बेसिकली उसका सिर्फ ये मीनिंग है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वलिटी के साथ होना चाहिए, तो उसने इक्वल टू का साइन यूज कर लिया है। तो आपने इस बात से नहीं परेशान। मेरा जो ज्यादा फोकस होता है ना, वो कौन से साइन पर होता है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साइन पर, कि इसके साथ कौन सा साइन यूज हो रहा है। अब अगर बाय डिफॉल्ट देखा जाए ना, तो इसका जो साइन यूज होना चाहिए था वो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन उसने क्या यूज किया? इक्वलिटी। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ, नल के साथ ऑल्टरनेटिव के साथ ऐसा करें ना, फर्क पड़ता है। नल के साथ कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आई है आपको? खुद मुझे बनाना होता ना कि ये नल ना देता, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू बनाता, और ये सही है। मैं इक्वल टू भी लिख दूं कोई इशू नहीं है। ऑलराइट। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इज देयर एविडेंस दैट द एवरेज वेट ऑफ बॉक्सेस इज फ्रॉम, अब डिफरेंट के लिए कौन सा साइन? इक्वल टू, और क्या जाके बनाएंगे हाइपोथेसिस? हाँ जी। एच नॉट क्या बन जाएगा? एंड एच ए क्या बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम? अच्छा यही काम उसने क्वेश्चन नंबर 5 में कर दिया। ऑल्टरनेटिव दिया है ग्रेटर देन के साइन के साथ, तो नल कौन से साइन के साथ होना चाहिए? लेस देन इक्वल। वो ऑटोमेटिकली फिर इसी में ही चला जाएगा। लेकिन उसने इक्वलिटी के साइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इधर मतलब आपने नहीं परेशान हो जाना। हाँ जब आप बनाने लगो, तो आपने इसी तरह बनाना है। ग्रेटर देन के साथ है तो आपने लेस देन इक्वल टू के साथ ऑप्शन में जाके टिक करना है। एनी प्रॉब्लम? ओके है? फर्स्ट स्टेप ओके है। चलो सेकंड स्टेप आप देखते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दूसरा नेम क्या होता है? रिस्क लेवल। किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। मतलब हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं ना देयर इज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट मींस दैट कि हम लोग कह रहे हैं कि 5% रिस्क है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट। आपसे क्वेश्चन में मीनिंग पूछ सकता है कि अगर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2% है, व्हाट डज इट मीन? तो वो नीचे ऑप्शन दे देगा। तो 2% के मीनिंग है कि हम लोग ये कह रहे हैं इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ऑलराइट। क्वेश्चन में गिवन होगा, सिंपली एज इट इज आपने जाके लिखने हैं। हर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। कभी कॉन्फिडेंस लेवल दे देगा तो अल्फा फाइंड हो सकता है उससे। तो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, मतलब इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो अल्फा, 2 में देखें 3 में देखें 5%, इसी तरह 4 में देखें ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5 में 5%। तो जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा ना वो आपको बता देगा। इन केस कभी ना हो तो 5%। ओके। तो 5% के मुताबिक जाके क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन मोस्टली केसेस में
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या कॉन्फिडेंस लेवल गिवन होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? 1 माइनस अल्फा से। क्लियर? हमें उसकी जरूरत नहीं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, जब ये काम हो जाए तब बात आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास 3 किस्म के हैं। हमने अब देखना है कि हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है। कौन कौन से? 2 टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं एस्टिमेशन में ही। कौन से? जी टेस्ट लगाऊं या टी टेस्ट लगाऊं? ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक। कि डाटा को देखो तो वहां से आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर जी टेस्ट लगना है या टी टेस्ट। और एक तीसरा टेस्ट है जो आज ही हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, काई स्क्वायर टेस्टिंग। ओके, टोटल 3 है, जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर। तो अभी के लिए जी और टी टेस्ट सेम वही मेथड्स हैं। क्या? कि देखो क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है, सिग्मा अगर गिवन है, आंसर है यस, तो सैंपल साइज देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने जी टेस्ट अप्लाई कर। अगर सिग्मा गिवन नहीं है तो सैंपल साइज दे। अगर एन आपके पास सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है, लार्ज सैंपल साइज है, तो जाके अप्लाई करोगे जी टेस्ट। और अगर 30 से कम है तो टी टेस्ट अप्लाई कर देंगे। और अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की टेस्टिंग है या डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, हर हाल में जी टेस्ट है, टी टेस्ट लगता ही नहीं है। बात समझ आ गई है? तो आई स्क्वायर कहां अप्लाई होगा बाद में देख लेंगे। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का पता चल नहीं गया? हर क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे ही करना है। जैसे अब अगर यहां पर देखो, क्या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन गिवन, मैंने जी टेस्ट अप्लाई करना है। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में देखें, सैंपल 36 106 सिग्निफिकेंस लेवल, हाँ जी, वेरिएंस ऑफ द आईक्यू ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट नसेलिटी इज 2 to 5। तो क्या इसमें किसी किस्म की कोई सैंपल की बात की? तो अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस बता दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो नहीं सकता। तो सिग्मा गिवन है, जी टेस्ट अप्लाई कर दूंगा। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहां पे क्या कहता है, सैंपल लिया 64 का जिसकी एवरेज 21.9 है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन? सैंपल का। तो पॉपुलेशन का तो नहीं है, तो टी टेस्ट जाके अप्लाई करूंगा। टी टेस्ट क्यों अप्लाई कर रहा हूं? सैंपल साइज 64 का है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखें 64 बॉक्सेस। अब ऐसे जैसे ही मैंने देखा ना कि सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है, सिग्मा है या नहीं है, जी टेस्ट ही अप्लाई होगा। बात क्लियर? नेक्स्ट वन इज, और वैसे इसमें देखें सैंपल की एवरेज विद स्टैंडर्ड एविएशन, तो स्टैंडर्ड एविएशन सैंपल का गिवन है, पॉपुलेशन का नहीं है। तो सैंपल साइज देखा 64 से ग्रेटर, जी टेस्ट अप्लाई करूंगा। फिर इस क्वेश्चन में देखें, सैंपल ऑफ 10, उसका मीन और उसमें स्क्वायर ऑफ डेविएशन बता दिया, तो सैंपल का मीन और सैंपल साइज लेस देन 30, तो इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई कर देंगे? टी टेस्ट। एनी प्रॉब्लम? बात ओके? बात ओके? अब टेस्ट जब आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने इस टेस्ट का फार्मूला देखना है। तो जी टेस्ट का फार्मूला क्या होता है? जी टेस्ट का फार्मूला क्या होता है? वो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों ने यूज किया था। जी टेस्ट का क्या फार्मूला था हमारे पास? एक्स, जी टेस्ट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी का फार्मूला क्या था? एक्स माइनस म्यू ओवर। लेकिन जब हम लोग एस्टिमेशन और टेस्टिंग में आते हैं ना, तो इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या? एक्स की जगह पर एक्स बार और सिग्मा की जगह पर स्टैंडर्ड एरर। मेरी बात समझ आई है? जी टेस्ट है तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो। सिग्मा गिवन है, सिग्मा गिवन नहीं है तो सिग्मा को एस से रिप्लेस कर दो। और अगर टी टेस्ट अप्लाई करना है, फार्मूला सेम, सिर्फ जी की जगह पे टी आ जाएगा। ऑलराइट, कोई डाउट? तो आप लोगों ने 3 फार्मूलाज देख लिए हैं, और आप लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन
ये कंप्लीट कर लिया है। सेम वही रूल, जी टेस्ट है तो एस, वो जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय एन वाला, बाइस्ड एस्टिमेटर। और अगर हमारे पास टी टेस्ट है तो ये एस अनबाइस्ड एस्टिमेटर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन वाला। तो ये फार्मूलाज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। एनी डाउट? सबको क्लियर? चलिए अब देखो, शी है फार्मूला उस जी और टी टेस्ट का, क्या हम लोगों ने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। जब आप ये कर लो कि फार्मूला कौन सा है, अब इस फार्मूले से वैल्यू को डिटरमिन कर लो कि हमारे पास वैल्यू, इसे कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये लो ये सिनेरियो, इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बताना। यहां से ये पूछा जा सकता है इस पे टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, तो वो तो आपने बेस बना लेनी है कि जी है, टी है या का स्क्वायर। लेकिन जब ये आ जाए आपसे ये पूछा जा सकता है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या होगी, तो आपने जस्ट फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है, आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि अब ये फार्मूलाज क्लियर हुए आपको। अच्छा अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, एक नजर जरा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। अब यहां से आप लोगों को वैल्यूज मिली कि ये 500 क्या है आपके पास, म्यू की वैल्यू। इसी तरह से ये 100 क्या है आपके पास, इसी तरह से 537 क्या है आपके पास, एक्स बार। अच्छा, जब ये सारी चीजें मिल गई, सिग्मा आ गया, कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, जी टेस्ट। जी टेस्ट की वैल्यू फाइंड करो फार्मूले से। कैसे? एक्स बार की जगह पर आ जाएगा माइनस म्यू की जगह पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा की जगह पर आएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन की जगह पर आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू 2 ये क्वेश्चन नंबर 1 का टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ये दूसरा आपके पास एमसीक्यूज हो गया कि सिनेरियो देकर पहला हाइपोथेसिस क्या होगी तो हमने बता दिए, दूसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक की का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बता दिया, तीसरा एमसीक्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर क्या होगा, क्या आ रहा है, 5.8 नहीं 2.96 है। अच्छा जब इसको सॉल्व करना हो ना, अच्छा एक बात का ख्याल रखना, पहले मेन फ्रैक्शन ऑन करो, इसका न्यूमरेटर लिखो 537 माइनस 500। अब डिनोमिनेटर में आओ, इसका न्यूमरेटर लिखो, इसकी फ्रैक्शन ऑन करो, फिर अंडर रूट ऑफ, तो अब आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। फ्रैक्शंस का इस्तेमाल ठीक से करते हैं। अच्छा 2.96 ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करो, जल्दी करो जी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें तो वेरिएंस आपको बताया गया था, तो मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है, सी टेस्ट ही अप्लाई होगा। लेकिन इसके लिए अगर आप लोग देखें आई क्यू स्टूडेंट 36 स्टूडेंट्स का आई क्यू 106, तो ये तो सैंपल का मीन हो गया, सैंपल मीन इज 106। पॉपुलेशन मीन उसने एंड पे बताया हुआ है, ये देखो ना, म्यू इज इक्वल टू 100। तो कभी कभी पॉपुलेशन मीन आपको टेस्टिंग के साथ बता देता है, कभी क्वेश्चन के ऊपर बता देता है। अब यहां पर म्यू की वैल्यू 100, ये हम लोगों ने जाके पुट कर दी, डिवाइडेड बाय वेरियंस की वैल्यू 2 to 5 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 15, या आप यूं कर लो होल अंडर रूट ऑफ 2 to 5 डिवाइडेड बाय 36। मेरी बात समझ आई है? 2 to 5 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 2.4। कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, सबसे पहले देखो टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है हम लोगों ने,
इसके हाइपोथेसिस बने बनाए थे, तब हमें हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, टेस्ट अप्लाई करेंगे, जी टेस्ट। ऑलराइट, अब देखो यहां पर क्या चीज है, 64 ड्रिंक्स उनके लिए 21.6 डेसीलीटर एवरेज, तो ये एक्स बार है। फिर क्या कहता है, विद द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1.42, ये सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन है। इवन के सिग्मा गिवन नहीं है, लेकिन क्योंकि एन ग्रेटर देन 30 है इसलिए मैं जी टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं। और म्यू की वैल्यू देखो, खुद ही तो उसने ये यहां पर जरा चेक करो, उसने इक्वल टू इसीलिए तो लिखा था कि म्यू आपने क्या कंसीडर करना है, 22.2। अब जाकर कैसे इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, 21.9 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाय, अब अगर सिग्मा नहीं है तो एस यूज कर लो, एस की वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 64। आंसर जी -4. हम लोग ना जी फाइंड कर रही हैं, तो जी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ऑलराइट, इसी तरह टी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कल ही तो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसीलिए तो प्लस माइनस के साइन यूज करते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जाकर मुझे जरा टेस्ट स्टैटिस्टिक बताओ, कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक अप्लाई करेंगे, जी टेस्ट। हाँ जी, अब जरा इसकी वैल्यू फाइंड करो, कैसे आएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, अब पॉपुलेशन मीन हमें यहां एंड से पता चला 3.25, हाँ ऊपर भी गिवन है 3.25 डिवाइडेड बाय, हाँ जी स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का गिवन, तो वही यूज कर लें, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, बताओ जी की वैल्यू, जी -1.36। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ गया इस क्वेश्चन का। ऐसे समझे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं, क्लियर। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करके दो। माइनस जीरो पॉइंट बस 82, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन ठीक से करें आप, ऐसा ना हो कि कॉन्सेप्ट आता और सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन गलत कर दो, ऐसा नहीं करना, तो कैलकुलेटर के इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हाइपोथेसिस बने हुए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें मिल गया, हमने सैंपल चेक किया 10 का था, सैंपल के मीन की वैल्यू मिल गई एक्स बार, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का भी नहीं मिला। जब किसी का नहीं मिला तो मतलब पॉपुलेशन का भी तो नहीं है, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है और सैंपल साइज लेस देन 30 है, तो मैंने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए एक्स बार की वैल्यू 20 माइनस म्यू की वैल्यू यहां पे गिवन कितनी, 19.5। अच्छा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन उसने खुद नहीं बताया, लेकिन उसने हमें यह कह दिया सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज 144, तो ऐसा नहीं है जैसे उसने आपको यह बता दिया है। तो ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड करना हो तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था, बेसिकली ये वाला फार्मूला था, लेकिन ये तो उस टाइम पे अप्लाई होता है जब मेरे पास सैंपल साइज 30 से ग्रेटर होता, जी टेस्ट अप्लाई हो जाता। मैं कौन सा कर रहा हूं, टी टेस्ट, तो फार्मूले में n माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 144 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है, माइनस
का इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल 216 और उसका √4 प्लस माइनस 4 ना कर देना, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। अब चेक करो जरा, 4/√10, ये 10 - 1 इधर ना कर देना, इधर डिवाइडेड बाय n होता है, एंड द वैल्यू इज 0.391. हाँ जी। क्या आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड करना आ गए? किसी भी क्वेश्चन से रेलिवेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज को फाइंड कर लोगे आप लोग? अच्छा, इनके प्रोसेस को देखो ना, ये देखो, पहला प्रोसेस हमारे पास क्या था कि आपने नल एंड ऑल्टरनेट, मैं आपको ना कंक्लूजन की तरफ भी लेके जा रहा हूँ, लास्ट स्टेप की तरफ, लेकिन आपको हर एक स्टेप भी समझाता जा रहा हूँ कि आपने इस स्टेप पर कौन सी वर्किंग करनी है, इस स्टेप पर कौन सी। अब पहला स्टेप क्या था? हाइपोथेसिस बनाना। तो हमने ना 5 क्वेश्चन के हाइपोथेसिस बना के रख दिए कि इनके हाइपोथेसिस हमारे पास ऐसे बनेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना, हर क्वेश्चन के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का हमें पता है। तीसरे स्टेप पे हम लोग गए, हमने देखा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा अप्लाई करेंगे, तो हमने देखा जी टेस्ट करूं या टी टेस्ट करूं, उसको हम लोगों ने देखा। फिर अगले स्टेप पर हम लोग गए और हमने कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये भी कर ली है, हो गए ना। अब कंक्लूजन करना है, लेकिन कंक्लूजन के लिए मैंने इस टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये जो मैंने फाइंड किए हैं, इनको किसी के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा ये ठीक है या गलत है, ऐसा ही है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि कंपेयर किसके साथ करना है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। अब आपने इसका देखना है, हर क्वेश्चन के लिए ये चेंज होगा, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट। बेसिकली हमारा जो फोकस है ना वो रिजेक्शन रीजन पर है। जब रिजेक्शन रीजन का पता चल जाएगा तो रिमेनिंग एक्सेप्टेंस ही होगा। मेरी बात समझ आई है? ये जो रिजेक्शन रीजन है ना हमारे पास, ये भाई दो तरह का है, मेजर इसकी दो टाइप्स हैं। ये या तो एस्टिमेशन की तरह टू टेल रिजेक्शन रीजन होगा कि दोनों साइड से हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, या वन टेल रिजेक्शन रीजन होगा। और वन टेल रिजेक्शन रीजन भी दो तरह का है कि या तो लोअर टेल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली टेल पर रिजेक्शन रीजन होगा सारा, या फिर अपर टेल मतलब राइट हैंड साइड पर सारा रिजेक्शन रीजन होगा। मतलब अब ये डिपेंड करता है, जैसे अभी मैंने ये चीज डिपेंड करती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। रिजेक्शन रीजन किस पर डिपेंड करता है? ऑल्टरनेटिव नल पे नहीं करता। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था भाई मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव का साइन क्या है, उसके साइन को बेस बनाकर हमने रिजेक्शन रीजन आइडेंटिफाई करना है। अगर साइन है ऑल्टरनेटिव का इज नॉट इक्वल टू, तो टू टेल रिजेक्शन रीजन। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लास की जो एवरेज है 60 है, इट मीन दैट अगर 60 से कम आ गई आपने मुझे गलत कर देना है कि सर आपने तो 60 कहा था, ये तो 50 आ गई है। लेकिन अगर 60 से ज्यादा आ गया आपने मुझे तब भी गलत कर देना है कि आपने तो 60 कहा था, ये तो 70 आ गई है ना ऐसा। तो जो रिजेक्शन है ना, वैल्यू के कम होने पर भी है और वैल्यू के, तो टू टेल आ जाएगा। तो रिजेक्शन रीजन टू टेल कब कब? when alternative hypothesis is in the form of not equal। बात क्लियर? बात क्लियर? लेकिन अगर वो इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में ना हो, तो या तो वो होगा ग्रेटर देन के साइन के साथ, या होगा लेस देन के साइन के साथ। इन दोनों सिचुएशन में वन टेल बनेगा। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि भाई वो वन टेल कौन सी होगी। अगर है साइन लेस देन के साथ तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर है साइन लेस देन के साथ तो लेफ्ट हैंड साइड सारे का सारा रिजेक्शन रीजन उधर ही है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60 हैं,
तो इनके बढ़ जाने पर आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, तो अपर टेल रिजेक्शन तो जाना ही नहीं है। फिर सारे रिजेक्शन कहां पे मौजूद है? लोअर टेल के ऊपर। तो लोअर टेल सारे का सारा रिस्क वहां पे जाकर रख। बात समझ आई है? अब रिस्क को बांटने की जरूरत नहीं है टू टेल में। अब सारा रिस्क एक ही साइड पर मौजूद है। इसी तरह अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाए ग्रेटर देन के साइन के साथ, तो राइट हैंड साइड अपर टेल आपके पास रिजेक्शन रीजन बन जाएगी, जैसे आपको ये नजर आ रही है। तो बाकी सारा एरिया एक्सेप्टेंस रीजन। रिजेक्शन रीजन को ना हम लोग क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। ये इसका सेकंड नेम जरूर याद रखिएगा, मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। अब अगर आप देखें, अगर टू टेल में होंगे तो रिस्क लेवल का हाफ किया जाएगा, तो जी अल्फा बाय टू लिखेंगे। लेकिन अगर वन टेल में है तो हम रिस्क लेवल का हाफ नहीं कर रहे, तो जी अल्फा लिखा जाएगा, फिर अल्फा बाय टू नहीं आएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे है रिजेक्शन तो जी नेगेटिव, और अगर राइट साइड पे है रिजेक्शन तो जी पॉजिटिव, और अगर बोथ एंड्स है तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरी ये बात समझ आई है? पढ़ो जरा इसको। टू साइडेड और टू टेल टेस्ट। ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर है ना? अच्छा, ये जो लिखा है ना, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट मींस दैट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, ये ना परेशान हो जाना कि म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट मींस दैट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू 500 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, इसको हम लोग म्यू नॉट कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखें आप लोग, वन टेल टू टेल रिजेक्शन रीजन समझ आ गया? Yes. अब जरा वन टेल देखो, वन साइडेड या वन टेल रिजेक्शन रीजन को जरा देखो। हाँ जी, क्लियर। Yes. और ये इसकी शेप इस तरह की जाके बन जाएगी। डन। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है, अब आपसे एमसीक्यूज किया जा सकता है। सेम सिनेरियो दे और सिर्फ आपसे ये पूछ ले कि रिजेक्शन रीजन कौन सा है, और ऑप्शन में हो टू टेल, वन टेल लोअर टेल, वन टेल अपर टेल, तो आपने जाके टिक करना होगा। लेकिन उसके लिए पहले क्वेश्चन। अब इसके लिए हम बेस किसको बनाने जा रहे हैं? मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? क्या है? इज नॉट इक्वल टू, तो रिजेक्शन रीजन कौन सा बनेगा? टू साइडेड, टू टेल रिजेक्शन रीजन। ये आपने बनाया। अच्छा, अब ये भी रिजेक्शन रीजन और ये भी। अब अल्फा आपके पास कितना था? मतलब 1%। 0.01 मीन दैट 1%। अब यहां पर आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस जी अल्फा बाय टू। यहां पर आपने जी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो ना, जो टेस्ट अप्लाई करोगे उसी टेबल में जाकर देखोगे, जो टेस्ट अप्लाई करोगे उसी टेबल को यूज करोगे। यहां पर आ जाएगा जी अल्फा बाय टू। ये रिजेक्शन रीजन, ये है एक्सेप्टेंस रीजन। ये आपके पास रिजेक्शन रीजन बन जाएगा। बात क्लियर? जरा बनाना क्वेश्चन नंबर 2 का रिजेक्शन रीजन बनाना। सबसे पहले इसी तरह रिजेक्शन रीजन बना लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस फॉर्म में मौजूद है? तो ये वाला रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन। कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं? तो यहां पे जी आएगा, लेकिन अल्फा, अल्फा बाय टू नहीं, सारे का सारा रिस्क इधर ही है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन से फॉर्म में मौजूद है? Yes. लेस देन के साथ है। तो इसका जो रिजेक्शन रीजन बनेगा वो ये वाला रिजेक्शन रीजन बन जाएगा। अब ये कौन सा टेस्ट अप्लाई किया है? Yes. माइनस जी अल्फा।
ओके, अब आपको ये बात समझ आ गई कि कहाँ पे अल्फा लगाना है और कहाँ पे अल्फा बाय 2 लगाना है। एस्टिमेशन में हमेशा अल्फा बाय 2 आता है और वो टू टेल के साथ ही चल रहा है, इंटरवल एस्टिमेशन है ना। ओके, लेकिन टेस्टिंग कभी वन टेल आएगी कभी टू टेल आएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे बनेगा, टू टेल जाके बनेगा, तो ऐसा नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा है, कौन सा है, ग्रेटर देन। तो ऐसा नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का जाके बनेगा, लेकिन फर्क क्या आएगा, जी नहीं आएगा, टी टेस्ट आ जाए। जहां तक आपको मेरी बात समझ आ चुकी है, आ गई है ना। अब क्वेश्चन ये है कि भाई यार ये है बेसिकली क्रिटिकल वैल्यूज। ये क्या है, ये ऐसे समझ लें जैसे एक कंट्री की बाउंड्री लाइंस हैं कि अगर आप इससे बाहर चले गए तो आप लोग गए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर आप लोग इन वैल्यू से कम आ गए या इस वाली वैल्यू से ज्यादा चले गए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, अब आपने ना इसको देखना है कि ये कौन से रीजन में जाएगी, ये एक्सेप्टेंस रीजन में है या ये रिजेक्शन रीजन में है। जोन से एरिया में होगी एच नॉट का वही कंक्लूजन हो जाएगा। अब यहां तक तो हमें नहीं पता चल रहा कि 2.6 कहां पे है, क्या ख्याल है। अब मैंने ना इन क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करना है कि ये क्रिटिकल वैल्यूज आएंगे कैसे, इनको क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। और ये आती हैं टेबल से। ये कहां से आएंगी, तो भाई जैसे इनवर्स आपने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जरा एक मतलब गौर से सुन लेना, आपके पास रिस्क लेवल कितना है, 0.01, 1%। 1% को जब हाफ हाफ किया, जब जो समझ लें जी टेस्ट है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 99%। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, तो जब जी टेस्ट देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, ऐसा ही है ना। तो 99 का हाफ करना, तो इस एरिया का मुझे पता होना चाहिए कि ये एरिया कितना है। देखो ये 0.5% ये है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, मेरी ये बात समझ आई है। तो ये वाला एरिया भी तो उतना ही होगा। अब जाओ टेबल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जाकर टेबल चेक करो। और इसमें देखो 0.4950 आपको कहां पे जाके मिल रहा है। अब इसमें से कौन सी सिलेक्ट करेंगे हम लोग, जो ज्यादा क्लोज है, दोनों ही क्लोज हैं। तो जब दोनों क्लोज हैं तो बाद वाली, तो वैल्यू क्या आ रही है, 2.58। वैल्यू क्या आ रही है। अब जब इधर गए, भाई यहां पर वैल्यू है 2.58, तो यहां पर वैल्यू क्या है। अब ये बताती है कि भाई आपकी इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर ये इंटरवल बन गया ना, -2.58 और 2.58 के दरमियान है, तो आप इसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ रेंज चला जाता है, तो वो तो क्रिटिकल रीजन में पहुंच गया, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट। अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या थी, क्रिटिकल वैल्यू क्या है, तो फिर ये 2.96 कहां पर होगा, क्रिटिकल रीजन में। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, एच नॉट इज, बात समझ आ गई। ये है कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहला स्टेप क्या था, हाइपोथेसिस बनाना। दूसरा स्टेप अल्फा की वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। चौथा कंप्यूटेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स।
पांचवा रिजेक्शन रीजन, छठा कंक्लूजन। ये 6 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। एनी प्रॉब्लम? बात समझ आ गई? अच्छा, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, तो एच नॉट रिजेक्ट मींस दैट एच नॉट क्या था? क्या हमने कहा कि म्यू इज इक्वल टू 500, हमने इसको गलत कर दिया। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं? म्यू इज नॉट इक्वल टू 500। तो उसने क्या पूछा था? इज देयर एनी एविडेंस दैट देयर मीन स्कोर इज डिफरेंट फ्रॉम द मीन एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल एप्लीकेंट? यस, there is evidence that their mean score is different from the mean expected of all applicants. All right? Yes. Okay. चलो शाबाश। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दो। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही, जरा बात सुनिएगा। अब यहां पर बात सुनना भाई, कॉन्फिडेंस लेवल का हाफ उस टाइम पे करना जब टू टेल टेस्टिंग हो, टू टेल रिजेक्शन रीजन हो, वन टेल में ना करना। वन टेल में क्या होगा? अब देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है भाई, सारे का सारा रिस्क इधर ही पड़ा हुआ है। तो अब ये वाले एरिया की अगर हम बात करें तो ये हम ये नहीं कह सकते कि 95% और 95% का हाफ नहीं। ये देखो, ये 95% है, लेकिन वो कैसे? 50% एंड, मेरी बात समझ आई है? तो आपने टेबल में जाकर कौन सी वैल्यू देखनी है? 0.4500। जब 0.4500 देखने लगे, किसको सिलेक्ट करें? 4505। जी की वैल्यू क्या बनेगी? 1.65। ये जाकर हम लोग लिख लेंगे। अब ये पॉजिटिव साइड पर है तो प्लस के साइन के साथ। अच्छा, मेरे पास वैल्यू क्या आई थी? 2.4। क्रिटिकल वैल्यू क्या है? तो फिर क्या कंक्लूजन होना चाहिए? एच नॉट इज रिजेक्टेड। अच्छा, एच नॉट क्या था? एच नॉट क्या था? लेस देन इक्वल टू 100। हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि आई क्यू ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द सिटी आर हायर देन 100। जब उसने पूछा ना शुड वी कंक्लूड दैट, हम कहेंगे यस, द आई क्यू ऑफ द हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द सिटी आर हायर देन 100, क्योंकि लेस देन 100 को हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया है, तो लाजिम बात है फिर वो हायर देन 100 है। नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 तो मुझे बता दो खुद से। अब इस सिचुएशन में रिस्क लेवल 5%, तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू बन गई 45%, सेम वही वैल्यू आएगी जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड की 45% के लिए 1.65। लेकिन ये नेगेटिव साइड पर है तो वैल्यू बेसिकली बन रही है -1 ये टेस्ट, ये आपके लोगों के पास क्रिटिकल वैल्यू है। इसको जब कंपेयर किया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू के साथ, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इस एरिया में आ गया। तो रिजल्ट क्या बनेगा? एच नॉट इज रिजेक्टेड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना, 1% और आपके पास इज नॉट इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी तो 1% पर ही था। तो सेम यही क्रिटिकल वैल्यूज है, 2.58 एंड -2.58। जबकि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है? -0.82। तो -0.82 तो यहां पर कहीं होगी, ऐसा नहीं है? तो कंक्लूजन क्या बना? एच नॉट इज एक्सेप्टेड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? सबको क्लियर? तो इट मींस दैट कि वो जो उसने कहा था ना, द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिटर्जेंट क्लेम दैट द मीन वेट ऑफ द पर्टिकुलर बॉक्स ऑफ डिटर्जेंट इज 3.25, तो हम लोग कहेंगे कि उसका क्लेम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मीन वेट 3.25 ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे।
टी टेस्ट अप्लाई हो चुका है। अब टी टेबल को देखना पड़ेगा। टी टेबल के लिए किन चीजों की जरूरत है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन के मुताबिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 9। साथ में रिस्क लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? 5%। लेकिन अब ये देखो कि ये 5% वन टेल का है या टू टेल का है। तो इसमें रिजेक्शन रीजन कौन सा आ रहा है हमारे पास? वन टेल। वन टेल में 5% देखेंगे, अब टू टेल में नहीं देखना 5%। अब इसकी वैल्यू को डिटरमिन करेंगे कुछ इस तरह। देखो, एक तो यहां से हम लेंगे 9, ओके। और यहां से जो 5% लेना है ना, ये वाला 5% नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये तो दो साइड्स का है, जबकि हमारे पास सारे का सारा रिस्क कौन सी साइड पे पड़ा हुआ है? एक ही साइड में। तो हम वन टेल में जाएंगे और हम ये वाला 5%। बात समझ आई है? तो वैल्यू क्या बनेगी? क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 1.8331 ग्रेटर देन के साइन के साथ है, जबकि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 0.395 कम है। एच नॉट इज एक्सेप्टेड। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? कोई डाउट? कोई डाउट? तो आप लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। सेम वही कॉन्सेप्ट जो इससे पहले आप लोग डिस्कस करते रहे, सिर्फ अब डिफरेंस किस चीज का आ रहा है। जहां पे आप लोग एक्स बार लगाते थे ना, वहां पर लिखोगे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। और जहां पे आप लोग म्यू लिखते थे वहां पर लिखोगे म्यू 1 माइनस म्यू 2। इसको डिवाइडेड बाय किया जाता है स्टैंडर्ड एरर के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो अब स्टैंडर्ड एरर होगा ना फॉर एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो वो लिख दोगे। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक का ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब इसी तरह अगर सिग्मा है तब तो जी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो आप लोगों ने एन की वैल्यूज को जाकर देखना है। ग्रेटर देन 30 है तो सिर्फ सिग्मा एस से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम सेम रहेगा। ये बात समझ आ गई? और अगर लेस देन 30 है तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन पेयर्ड फॉर्म में होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि n1 कुछ और n2 कुछ और। फिर जब टी टेस्ट अप्लाई करते हैं ना, तो आपको पता है टी टेस्ट में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। तो अगर आप खुद सोचो, n1 कुछ और हो n2 कुछ और हो, तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिफरेंट आ जाएगा। तो मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू कौन सी लगाऊं वहां पर? तो इस चीज का प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा n की वैल्यू सेम रहेगी दोनों पॉपुलेशंस के लिए। तो ऑब्जर्वेशन पेयर्ड फॉर्म में, तो जिस तरह एस्टिमेशन में आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड किया था आफ्टर माइनस बिफोर, यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड करने हैं, उसके मीन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेना है और अप्लाई कर देना है टी टेस्ट के ऊपर। अब यहां पर देखो डी बार, अब ये डी बार तो वहीं से आ जाएगा माइनस डी नॉट। डी नॉट से मुराद म्यू 1 माइनस म्यू 2 है, एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। एस डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। अब क्योंकि टी टेस्ट है तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ये डिवाइडेड बाय एन माइनस वन वाला अनबाइस्ड एस्टिमेटर वाला यूज करेंगे हम लोग। बात क्लियर? अच्छा, इसमें ना एक और मजे की बात ये है कि म्यू 1 एंड म्यू 2, ये जो हम लोग लिख रहे हैं म्यू 1 माइनस म्यू 2 ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू, तो ये वैल्यूज आपको गिवन नहीं होगी क्योंकि ये हमेशा हमने इक्वल टू 0 कर देना है। लेकिन इनके लिए जो अब हमारे पास बनेंगे हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस ना कुछ यूं बनते हैं म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2,
ये मेरे पास नल हाइपोथेसिस। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा? μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। फिर दोबारा सुनो, या इसको हम बनाएंगे μ1 ग्रेटर देन इक्वल टू μ2। तो इसका ऑल्टरनेटिव μ1 लेस देन, या ये बनेगा हमारे पास μ1 लेस देन इक्वल टू। देखो ये तीन ही सिचुएशन हमारे पास हो सकती हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, जो चीज मैंने यूं लिखी है μ1 इज इक्वल टू μ2, क्या मैं इसको यूं लिख लूं? क्या लिख लूं? कोई फर्क? इसीलिए तो कह रहा हूं कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 कर देना। बात समझ आई है? जहां पर भी ये मौजूद है ये 0। डी नॉट से मुराद भी μ1 माइनस μ2 है, आपने 0 पुट करना है। तो इसमें तो हमारा प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। क्लियर होगी बात? तो हाइपोथेसिस अब ये आप इस तरह से बना सकते हो, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, या यूं बना दो, ये अब आप पे डिपेंड करता है। कोई डाउट? अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के सारे मेथड्स बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हम लोग सॉल्व करते रहे। सिर्फ क्या है, अब दो पॉपुलेशन दो सैंपल्स होंगे और उसके मुताबिक जाकर हम लोगों ने वर्किंग करनी होगी। जैसे कुछ क्वेश्चन जरा देखते हैं। जैसे अगर आप लोग देखें ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? रैंडम सैंपल है कितने का? लार्ज फॉर्म टुक एन एवरेज, इसकी एवरेज, अब ये देखो इस सैंपल की एवरेज है तो ये एक्स बार। टू कंप्लीट अ टास्क अ रैंडम सैंपल ऑफ, अब मतलब ऊपर भी सैंपल नीचे भी सैंपल, तो दो सैंपल आ गए, ऊपर n1 ये n2, और इनके लिए जो एवरेज है वो ये एक्स बार 2 आ गया। कि इनको एक काम कंप्लीट करने के लिए 11 मिनट लगते हैं ऑन एवरेज। फिर कहते हैं कैन इट बी अज्यूम दैट, अब ये मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, then the average time taken by the workers in the two forms is सेम है। तो हमारे पास हाइपोथेसिस, अब सेम कब होता है? इक्वलिटी, इक्वलिटी। तो जो हाइपोथेसिस बनने हैं इज इक्वल टू के साथ चले जाने हैं। तो उसका ऑल्टरनेटिव कैसे बनेगा? इज नॉट इक्वल टू के साथ। ऑलराइट है। अब यहां पे देखो, अब उसे पता है कि आपने डिफरेंस को 0 रखना है, तो उसे μ1 μ2 बताने की जरूरत नहीं है। जब नहीं बता रहा तो मैं कहां से पुट करूं? तो मैंने 0 जाके पुट कर देना है उसके लिए। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ ऑल द वर्कर्स, जब उसने बात करनी ना ऑल द वर्कर्स, ऐसा नहीं है जैसे पॉपुलेशन की बात करने जा रहा है, तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म इज 2 एंड 3 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 सिग्मा 1 है और 3, अब जब सिग्मा गिवन है तो जी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। ऑलराइट है। और जब उसने कहा कि ये सेम सेम है, इट मींस दैट फॉर्म 1, ऐसे ही है ना, फर्स्ट फॉर्म उसकी म्यू की वैल्यू μ1, और उस सेकंड फॉर्म में एवरेज μ2, उसने कहा क्या ये सेम है? ये मेरे पास एच नॉट बन गया। तो मेरे पास एच ए क्या बनेगा? μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ये मेरे पास एच ए बन गया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सा? जी, जी के लिए एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस 0, μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150 एंड द वैल्यू इज कितना? 9.48। अच्छा, अब देखो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में, तो
जो रिजेक्शन रीजन है, टू टेल, तो 5% दोनों साइड्स पे चला जाएगा। तो ये टोटल 95%। हाँ, इधर 95% का हाफ ले लो, 0.4750। टेबल में चेक करो, 96, ये क्रिटिकल वैल्यू। तो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू एक्सीड कर गई। आप क्या कहेंगे, एच नॉट इज मतलब आप इसको जब रिजेक्ट कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि दोनों फॉर्म्स में वर्कर्स के एवरेज इक्वल नहीं। ऑलराइट, तो उसने तो आपसे यही पूछा गया था, कैन इट बी अज्यूम्ड दैट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द एवरी टाइम टेकन बाय द वर्कर इन द टू फॉर्म इज सेम। हम कहेंगे नो, इज डिफरेंट। बस इतना सा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, खत्म। बात क्लियर हुई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी भी बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है कि भाई मुझे वेरिएंस दिया सैंपल्स का। अब मेरे पास सिग्मा नहीं है। अब सिग्मा नहीं है तो मैंने जाके देखा सैंपल साइज। सैंपल साइज देखा, यहां पर कितना मिला, यहां पर कितना मिला, ग्रेटर देन 30। ग्रेटर देन 30 हो तो चाहे डिफरेंट हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जी टेस्ट अप्लाई हो जाना है। और हमारे पास क्या बनेगा, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मींस कर लें, ये सैंपल मींस नहीं, पॉपुलेशन मींस। अब जब उसने कहा डिफरेंस, तो कौन से जाके बनने चाहिए हाइपोथेसिस, सेम यही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाए हैं हम लोगों ने। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है हमारे पास, 5%। ये क्रिटिकल रीजन पे ये जो है, ये भी बिल्कुल रिजेक्शन रीजन, सेम सेम बन जाएगा। अब सिर्फ फर्क आ रहा है जी की वैल्यू का। अब जी की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये उसके बाद एवरेज देखो, 50 के लिए एवरेज हमारे पास क्या आ रही है, मीन लाइफ टाइम ऑफ 24,000 माइनस 26,000। अब ये चाहे -0 ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब उसने ना खुद वेरियंस ही लिया हुआ है, 6250,000 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू -3.38। जबकि मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, यहां पर आ गई रिजेक्शन रीजन में, एच नॉट इज रिजेक्टेड। एच नॉट रिजेक्ट तो मतलब इज नॉट इक्वल टू, मतलब डिफरेंट है। तो उसने यही तो पूछा है कि इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन, हम कहेंगे यस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। बात समझ आई है? 10, जैसे ही 10 पे गए तो ऑब्जर्वेशन पीरियड फॉर्म में मिली, उसी टाइम माइंड क्लिक कर दिया कि भाई हमारे पास टी टेस्ट अप्लाई हो जाता है। उसके लिए क्या चाहिए, डी। डी कैसे आएगा, आफ्टर माइनस बिफोर ए माइनस बी। अच्छा देखो, 154 माइनस 148 इज इक्वल टू 76, 76। 50 माइनस 153 इज इक्वल टू 120 माइनस 118 -2 नहीं 2। ओके, अब इनको जाकर आपने कैलकुलेटर में पुट कर दो, यानी 6 0 पुट करने आपने, ये एक वैल्यू के तौर पे जाता है, -3 2। यहां से इसकी एवरेज फाइंड करो, 1.25। डी बार इज इक्वल टू 1.25, और उसके बाद एस डी शिफ्ट 1 4 4 3 नहीं 3.775।
ये बात क्लियर हो गई। तो टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, टी इज इक्वल टू डी बार -0 डिवाइडेड बाय एस टी 3.775 डिवाइडेड बाय √4 वैल्यू इज 1.25 3.775 divided by √, is equal to 0.66 टी की वैल्यू। अब देखो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट गिविंग अप स्मोकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन अ पर्सन वेट। अब नो इफेक्ट कब होगा, जब इज इक्वल टू आ जाए, मतलब बिफोर जब वो स्मोकिंग कर रहा था उसका वेट और स्मोकिंग छोड़ने के बाद वेट इक्वल हो जाए, तो फिर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ऐसे ही है ना। और अगर इक्वल ना हो तो इफेक्ट है, तो इज इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू के साथ जाएगा, तो टू टेल बनेगा। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब ये ना कह देना कि भाई इधर 1.96 आएगा, अब 1.96 नहीं आने वाला, क्यों, अब टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रिस्क लेवल 0.05, लेकिन अब ये जो रिस्क लेवल है ना 0.05 वो टू टेल है, अब वन टेल नहीं है। अब जाकर हम लोग चेक करेंगे तो मेरे पास वैल्यू यहां से आएगी, वन टू टेल के लिए ये देखें ये वाली वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, टोटल 4 वैल्यूज थी, 3.1824 प्लस माइनस में, जबकि मेरे पास वैल्यू क्या है, एक्सेप्ट हो गया, एस नॉट इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब इक्वल है, मींस दैट हैज नो इफेक्ट, गिविंग अप स्मोकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सनस वेट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप सूटे लगाओ या ना लगाओ। बात क्लियर है, बात क्लियर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आया टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब क्या चीज, एक्स बार रिप्लेस कर दो सैंपल के प्रोपोर्शन से, म्यू रिप्लेस कर दो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से, अप्लाई तो हमेशा जी टेस्ट ही होना है। लेकिन अब यहां पर अगर गौर करो ना, देखो आप लोग जब स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हो, स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला आपके पास क्या होता था, हाँ शाबाश, सिग्मा ओवर √n, शाबाश ऐसा ही है। लेकिन अगर आपके पास सिग्मा ना हो तो फिर आप क्या करते थे, देखो सैंपल को प्रेफरेंस उस टाइम देते हो जब पॉपुलेशन की चीज ना हो, लेकिन अगर सिग्मा मौजूद हो, क्या कभी आपने एस ओवर √n किया है, तो भाई यहां पर भी बिल्कुल वही सीन है कि देखो एस्टिमेशन में मेरे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं था, तो जब मैं स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने लगा ना, तो आपको याद है स्मॉल पी स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एन होल अंडर रूट किया था। लेकिन आज तो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन मौजूद है ना, जब ये मौजूद है तो ये आएगा। तो अब जो स्टैंडर्ड एरर में आपने अप्लाई करना है ना, वो स्मॉल पी स्मॉल क्यू नहीं लिखना, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के साथ स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना, क्योंकि ये मौजूद है आपके पास। मेरी बात समझ आई है। लेकिन जब डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन की तरफ जाओगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, वो तो आपको बताएगा ही नहीं, जब नहीं बताएगा तो यूज भी नहीं हो सकता, फिर सैंपल के प्रोपोर्शन ले लेना। बताने का मकसद यहां पर बस ख्याल करना कि आप स्मॉल पी स्मॉल क्यू ना करते हैं ना, जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मौजूद हो तो उसको प्रेफरेंस देनी है, हाँ नहीं है तो फिर सैंपल का प्रोपोर्शन आ जाता है। मेरी बात समझ आई है जी, जरा मुझे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करके दो आप लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर, चलिए अभी 11 तो करें, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो, शाबाश। अच्छा 11 को देखो, कहते हैं एक्स डेजिग्नेट द डिफेक्टिव पार्ट्स
प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोमेटिक मशीन। अब जब भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं मशीनरी से, तो लाजिम बात है कुछ ना कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स भी आते हैं। अब उनका भी कोई ना कोई प्रोपोर्शन होता होगा कि अगर हम जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं उनका कितने परसेंट डिफेक्टिव आता है। उसने कहा अगर हम लोग फ्रॉम आर रेंडमली सिलेक्टेड सैंपल कितने का सिलेक्ट किया, उसमें से तो डिफेक्टिव आने के लिए प्रोपोर्शन कितना बन गया, 10 डिवाइडेड बाय 50, 1/5, 0.2, 20% डिफेक्टिव पार्ट्स हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन होता कि भाई गुड यूनिट्स का प्रोपोर्शन, तो फिर 40/50, 80% आ जाता। ओके, अब आपने देखनी है कि आपने टेस्टिंग गुड की करनी है या डिफेक्टिव की करनी है, आपने पी उसको बनाना है। ऑलराइट, अच्छा फिर देखो, लेट पी बी द ट्रू प्रोपोर्शन, ये जो पी हमने फाइंड किया, फॉर ऑल द पार्ट्स दैट आर, तो मेरे लिए पी 80% नहीं है, 20, तो क्यों 80% है? ओके, 0.8। टेस्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, तो फिर नल क्या होगा, P इज इक्वल टू 0. अब P की वैल्यू देखो, कैपिटल P है, वो कैपिटल P उसने खुद बता दिया है 0.1 है। अब जब प्रोपोर्शन आ गया तो जी टेस्ट नहीं अप्लाई होना है, हाइपोथेसिस बन चुके, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ चुका, हम लोगों ने जाके जी टेस्ट अप्लाई करना है। जी टेस्ट क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब जब कैपिटल पी मौजूद है तो उसने यूज होना है। अब 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 ना कर देना, तो फिर गलत हो जाएगा। 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट डिवाइडेड बाय, वो तो होल अंडर रूट है ना, डिवाइडेड बाय एन, और एन कितना था, और इस सारे का अंडर रूट, इधर इस सारे का अंडर रूट आता है। ओके, अब यहां से जी की वैल्यू मिली विच इज इक्वल टू 2.35। अच्छा, अब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में, तो जो रिजेक्शन रीजन हमारे पास बनने जा रहा है वो टू टेल, यहां से भी रिजेक्ट, यहां से भी रिजेक्ट, 5%, सॉरी 1%, दोनों साइड्स का, तो ये है 0.4950, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी -2 मेरे पास क्या है 2.58 की लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड तो एक्सेप्टेंस रीजन था, तो हम लोग क्या कह देंगे, एच इन ऑड इज accepted, H naught is accepted, means that population proportion is equal to 0.1. H naught is accepted. बात समझ आ गई? करना जरा क्वेश्चन नंबर 12 करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, शाबाश ट्राई करो। An electric company claimed that at least 85% of the parts which it supplied conformed to, इलेक्ट्रिक कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हम जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स बनाते हैं ना, और हम अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं, तो 85% उनकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। पर हाँ 15% ऐसा होता है कि जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना हो तो वो रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन 85, और वो भी एटलीस्ट, उसने कहा एटलीस्ट, मतलब इक्वलिटी 85% के साथ नहीं कहा, उन्होंने कहा कम अज कम 85%, मींस दैट इससे ज्यादा ही है, इससे कम नहीं है। एटलीस्ट के लिए कौन सा साइन यूज होता है, देखो एटलीस्ट के लिए कौन सा साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, शाबाश, ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट के लिए। तो मेरे पास नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, पी प्रोपोर्शन है, पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, शाबाश, ऑलराइट। अच्छा फिर सुनो, ये तो कैपिटल पी आ गया, क्योंकि उसने ओवरऑल बात की है, उसने किसी सैंपल की तो बात की ही नहीं है।
उन्हें ओवरऑल आपको एक जर्नल बात बताइए, तो ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। फिर कहते हैं हमने 400 का एग्जांपल लिया जिसमें से 75 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। अब अगर आप स्मॉल पी फाइंड करते हो ना, 75 डिवाइडेड बाय 400, तो आपने गलत कर दिया, क्यों कंपैरिजन ही नहीं बनता। ऊपर स्पेसिफिकेशंस को मीट करना है, 75 स्पेसिफिकेशन को मीट ना करना है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? ओके, बस यही ट्विस्ट था इसमें। तो अब क्या करना है, वो कहते हैं कैन वी एक्सेप्ट द कंपनीज क्लेम एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और कंपनी का क्लेम क्या है? एट लीस्ट 85% कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन। भाई यहां पर भी तो कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन लो। 325 डिवाइडेड बाय 400, आपके पास स्मॉल पी की वैल्यू बनेगी। एट वन, ये स्मॉल पी है। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, फिर जी टेस्ट। ये देखो 0 पॉइंट, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सॉल्व करवाया है सिर्फ कि आप लोगों को ना ये वाला पॉइंट समझ आ सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप 0.1875 ना ले लो। अब देखो 0.81 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ 0.85 पॉइंट डिवाइडेड बाय 400। तो यहां से जी की वैल्यू आएगी। -2.1। अच्छा, अब देखो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस फॉर्म में है? लेस देन। लेस देन के फॉर्म में है, तो जो रिजेक्शन रीजन मेरे पास बनने जा रहा है वो ये वाला बनने जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। और रिस्क लेवल कितना है? 1%। ये वाला एरिया है। तो ये वाला एरिया कितना है? जब ये टेबल में चेक किया तो आंसर मिलेगा 2.33। ये जरा चेक करो। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नेगेटिव के साइन के साथ। जरा टेबल पे वैल्यू चेक करो। ये देखो 0.4901, 4901, 1%, 1%, 1 टेल। तो 0.49 चेक करेंगे, ये वाली वैल्यू 2.33। अब ये समझ आ गई? अच्छा देखो, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू, जबकि मेरे पास वैल्यू 2.1। इस वैल्यू के साथ कंपेयर करो तो इसकी लेफ्ट साइड या इसकी राइट साइड? ऐसा ही है ना? और ये वाला एरिया कौन सा है? तो एच नॉट इज एक्सेप्टेड। और एच नॉट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा ही है ना, 0.85। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। यही तो कंपनी का क्लेम था। तो इट मींस दैट कंपनीज क्लेम इज एक्सेप्टेड, कंपनीज क्लेम इज ट्रू। ऑल राइट, कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। शाबाश, अच्छे से पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, यहां पे जो बात हो रही है ना, वो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस की हो रही है। अब यहां पे अगर देखें ना, कैन वी conclude at 5% level of significance that the proportion of men in the population afflicted with this blood disorder is significantly than the population of women afflicted। अब पॉपुलेशन ऑफ मेन को की प्रोपोर्शन को P1 कह दो, और फीमेल्स के प्रोपोर्शन को P2। तो बेसिकली आपसे वो क्या बात कर रहा है कि P1 क्या चीज उसने वर्ड यूज किया है, और ग्रेटर देन का साइन ये लो किससे?
P2 से। अच्छा, ये क्या बन गया आपके पास? ऑल्टरनेटिव। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा मेरे पास फिर? P1 लेस देन इक्वल टू। अच्छा बताओ, इसमें कोई इशू? मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब ये वाला वर्ड यूज होता है ना, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए मैंने स्टार्ट यहीं से कर दिया। ओके। अच्छा फिर देखो, इसके बाद मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, मिल गया। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, मैंने हमेशा जी टेस्ट ही अप्लाई करना है। अब क्योंकि दो पॉपुलेशंस हैं, तो सैंपल प्रोपोर्शन भी दो होंगे। अब मेन के प्रोपोर्शन को वन कहता है, P1। कैसे? अब उसने आपको ये डाटा सारा प्रोवाइड किया, मेन के लिए कहा आप 100 मेल्स हैं और उनमें से 31 आर फाउंड टू बी एफ्लिक्टेड। तो P1 क्या आ गया? 0.31। ऐसे क्या ना? 0.31 माइनस P2 24 आउट ऑफ 100 फीमेल्स। तो फीमेल्स के लिए P2 क्या आ गया? 0.24। P1 माइनस P2। अच्छा ये बात समझ आ गई है? माइनस, बेटा ये P1 माइनस P2 भी इज इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे μ1 माइनस μ2। ऑलराइट, इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट ऑफ। अब देखिए, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन नहीं है, तो मैं यूज भी तो नहीं कर सकता, तो मैं सैंपल प्रोपोर्शन यूज कर लूंगा। मेल के लिए, मेल का सैंपल प्रोपोर्शन कितना? 0.31। अगर P है तो इसका Q1 कितना होगा? 69 डिवाइडेड बाय प्लस फीमेल्स का प्रोपोर्शन, तो इसमें Q की वैल्यू क्या होगी? डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू फाइंड करो। 1.11। हाँ जी। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स समझ आ गए आप सबको? सबको? अच्छा अब सुनो, अब आता है रिजेक्शन रीजन। तो देखो, मेरे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सी फॉर्म में है? ग्रेटर देन। तो फिर रिजेक्शन रीजन मेरे पास कौन से वाला बनेगा? अपर टेल। और अपर टेल पे रिजेक्शन रीजन कितने परसेंट? 5%। तो ये वाला एरिया कितना होगा? 45%। तो जाके जैसे ही चेक किया, तो आंसर मिलेगा यहां पर 1.65। ऑलराइट, ये टेबल में से जैसे देखोगे 1.65 मिलेगा आपको आंसर। डन। मेरे पास कितना है? 1 1। कौन सी साइड पे आएगा? एच नॉट इज एक्सेप्टेड। और एच नॉट क्या है? लेस देन इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ मेल इज लेस देन इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल। जबकि उसने क्या कहा था कि बताओ कि क्या मेल का प्रोपोर्शन ज्यादा है? हमने कहा नहीं, कम है। मतलब ये जो डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर, ये फीमेल्स में ज्यादा पाया जा रहा है एज कंपेयर टू मेल। बात समझ आ गई? क्वेश्चन सॉल्व हो गया और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गया। अब इसमें थ्योरेटिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं। देखें, जब भी आप कोई डिसीजन लेने लगते हैं, तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या? आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था बाय रूल, बाय मिस्टेक आपसे वो रिजेक्ट हो गया। या आपने रिजेक्ट करना था और बाय मिस्टेक आपसे वो एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने एरर कर दिया। देखो, एक्सेप्ट होता है, हमने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट होता है, हमने एक्सेप्ट किया। दोनों सिचुएशन में एरर है। हमने कहना है कि एरर हो गए है, लेकिन इस एरर की टाइप्स हैं। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, जबकि इन हकीकत वो एक्सेप्ट होता था, तो ये हम लोगों ने एरर 1 किया है। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। व्हेन इट इज ट्रू हम लोगों ने टाइप 1 एरर किया है। जबकि टाइप 2 एरर क्या है?
नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दो, जबकि वो गलत है। गलत है तो मुझे रिजेक्ट करना चाहिए था ना। अगर मैं रिजेक्ट करता तो जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था, करेक्ट डिसीजन था, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसी सिचुएशन में टाइप 2 एरर हुआ है। अब इसकी जरा एग्जांपल आपको देता हूं। मुझे बताओ, इंटरव्यू हो रहे थे, उसमें से ना हमने एक पर्सन को सिलेक्ट करना था। लानी बात है, एक वैकेंसी थी, एक पर्सन को सिलेक्ट करना था। आप इंटरव्यू कर रहे हो, तो बेसिकली आपको सेलेक्ट करना चाहिए था एक ऐसा पर्सन जो फिट होता हो, हमारी जो भी उसका क्राइटेरिया था उस जॉब का, उसमें जो फिट आता हो, आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कर। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट डिसीजन है, फिर उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। मेरी बात समझ आई है? अभी तो एरर ही नहीं हुआ। अच्छा, अब सुनो जरा, बात सुनो। आप इंटरव्यू करने लगे और आपने सेलेक्ट कर लिया एक मिसफिट पर्सन। आपने सेलेक्ट कर लिया एक मिसफिट पर्सन, एक ऐसे पर्सन को आपने सेलेक्ट कर लिया जो बेसिकली उस जॉब के लिए नहीं था। मतलब आपसे गलती तो हो गई, तो ये कौन सी गलती हुई है, टाइप 1 या टाइप 2? अब बेसिकली करेक्ट डिसीजन क्या था? आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? तो acceptance of null hypothesis when it is untrue is टाइप 2 एरर। आपने टाइप 2 एरर किया है। अब ये चीज इसी तरह भी पूछी जा सकती है जैसे लिखी हुई है। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इस एग्जांपल से भी पूछी जा सकती है। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया एक ऐसे पर्सन को जो क्वालिफाई करता था, टाइप 1 एरर है। अब बेसिकली क्वालिफाई करता था तो वो तो ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आपने टाइप 1 एरर किया है। बात समझ आई है? इसी तरह से एक जज साहब हैं, उन्होंने फांसी की सजा सुना दी एक बेगुनाह को। एक बेगुनाह था तो उसको तो भी माफ कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? फांसी की सजा सुना दी। तो फिर अब ये क्या है? व्हेन इट इज ट्रू, बेसिकली तो वो ट्रू था कि आप उसको टाइप 1, टाइप 1 वो बेगुनाह है, उसको माफ कर देना चाहिए था। आपने फांसी की सजा सुना दी, ऐसा नहीं आप रिजेक्शन की तरफ चले गए। आपको उसे माफ करना चाहिए था, जबकि आपने उसको फांसी की सजा सुना दी। टाइप 1 एरर। बात समझ आ गई? क्लियर? और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद प्रैक्टिस वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।